हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए हम जो रीडिंग क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जो कि आप कर नहीं रहे हैं तो कर दीजिए। चलिए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड है टर्न अराउंड। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है हम आज के जो हमारा आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग हम समझते हुए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। टर्न अराउंड का मतलब होता है स्थिति में सुधार आना, उसमें इम्प्रूवमेंट होना। सो इम्प्रूव और बिकम बेटर, वो स्थिति सुधर रही है, मतलब अगर वो पहले बुरी थी, बैड थी अगर वो, तो अभी वो उससे अच्छी हो रही है। बैड से अच्छा क्या होगा, गुड होगा। और अगर वो वर्स थी तो बेटर हो रही है, मतलब इम्प्रूव हो रही है, उसमें सुधार आ रहा है ना। फ्रॉम अ डिफिकल्ट और नेगेटिव सिचुएशन, तो खराब स्थिति से उसमें सुधार आ रहा है। पहले सेंटेंस देखते हैं। अब सपोज करिए कि आपको ये अंडरलाइन करके दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्न अराउंड का सिनोनिम बताइए। तो अब देखें कैसे होगा। हम द इकोनॉमी इज वीक, इकोनॉमी अभी, नाउ मीन्स नाउ, अभी के लिए बता रहा है। अभी जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर है, वो वीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वो अगले साल में टर्न अराउंड हो जाएगी। अब सपोज आपको टर्न अराउंड का मीनिंग नहीं पता, तो फिर हम क्या करते, तो हमारे पास इस सेंटेंस में जो एक हेल्पिंग वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है वो है ये बट। बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक अलग अलग टोन के शब्दों, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। मतलब अगर यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव, अगर ये वीक जो है ये नेगेटिव टोन हो गया, कमज़ोर है, तो इसका मतलब इसके इधर साइड वाला जो क्लॉज होगा वो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव बात कर रहा होगा। बट अगर यहाँ पे बट ना होके यहाँ पे एंड होता, तो इसका मतलब अगर यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही होता, और अगर इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी दूसरे साइड के क्लॉज भी पॉजिटिव ही होता। तो एक तो आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है ना। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम सेंटेंस में, जब हम एग्ज़ाम कर रहे हों तो हम कैसी कैसी अप्रोच अपने दिमाग में रख सकते हैं। आप ये अप्रोच लगा सकते थे, सेंटेंस की हेल्प से भी आप इसका मीनिंग निकाल लेते, तो आपको पता चला अच्छा यानी ये जो फर्स्ट क्लॉज है ये नेगेटिव है, तो सेकंड क्लॉज डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो यानी ये जो टर्न अराउंड का मीनिंग है ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बाकी सब में तो इस वीक का मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, इसके ऑपोजिट यानी नहीं निकल के आ रहा है एडजेक्टिव वर्ड। अब अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो जो नेगेटिव टोन के वर्ड्स होंगे वो आप कैंसल आउट कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। बट अगर आपको टर्न अराउंड का मीनिंग ही पता है तो आप डायरेक्टली मार्क कर देंगे। तो इकोनॉमी अभी कैसी है, कमज़ोर है, वीक है, अनस्टेबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगले साल में इकोनॉमी क्या हो जाएगी, टर्न अराउंड हो जाएगी, मीन्स इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट शो करेगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, बिकम बेटर, अच्छी हो जाएगी, सुधार आ जाएगा उसमें। तो बात समझ में आई आपको। टर्न अराउंड का मतलब क्या हुआ, सुधार आना। टर्न का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वैसे वर्ब है, अराउंड आपका प्रपोजिशन है, इसीलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे। टर्न अराउंड हो जाएगी मतलब वो सिचुएशन में सुधार आ जाएगा, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, प्रेजेंट से अच्छा हो जाएगा वो चीज़। ठीक है। ये आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को आप अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट से भी हम कैसे आंसर्स मार्क करें ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनरेस्ट। आप देख ही रहे हैं रेस्ट नहीं है। जैसे कि आपका डिसीज वर्ड होता है, ईज का मतलब होता है कंफर्ट और डिस का मतलब अगेंस्ट। तो कोई चीज़ आपके कंफर्ट के अगेंस्ट है तो हमें डिसीज है, मतलब अगर हम बीमार होते हैं तो हम कंफर्टेबल थोड़ी होते हैं। तो वैसे ही अनरेस्ट है, रेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगेंस्ट है उसके। तो एक सिचुएशन कैसी है जहाँ पर लोग या तो दुखी हैं, अनहैप्पी हैं, परेशान हैं। अब परेशान हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, शांति की कमी है। तो अनरेस्ट मतलब एक नेगेटिव ही वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं है। तो देखो आप टोन से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अनरेस्ट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग आपके खुश नहीं हैं, अपसेट हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, पीस यानी शांति की कमी है। टर्मोइल मतलब उथल पुथल, सारे सिनोनिम्स हैं इसके। केओस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, सब आपका
फैला हुआ है, तहस नहस हो रखी हैं चीज़ें। इनस्टेबिलिटी है, आपका एजिटेशन का मतलब आपका क्या होता है, गुस्सा है लोगों के बीच में, अनरेस्ट है, लोग भड़के हुए हैं, डिस्टरबेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अनरेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द ग्रोइंग सिविल अनरेस्ट। सिविल अनरेस्ट, सिविल मतलब कौन होता है, जनरल पीपल। तो आपके जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के बीच में अनरेस्ट हो गया है, मतलब वो लोग गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं, है ना, वो लोगों के अंदर में डिसऑर्डर है, केओस है, तो वो चीज़ हो गई। सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ कर देती है अनरेस्ट इवन मोर। तो ये बात सच है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अगर सोशल मीडिया पे उस चीज़ के रिगार्डिंग और पोस्ट पे पोस्ट किए जाती हैं तो वो उन चीज़ों को और ख़राब कर देती है, उसको और डिस्टर्ब कर देती है और इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई हर चीज़ को तो विश्वास मानना ही नहीं है कि वो कोई विश्वसनीय चीज़ है, और आपको भी ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड करने से बचना है, राइट। तो ताकि अनरेस्ट क्रिएट ना हो, केओस कमोशन क्रिएट ना हो, लोगों के बीच में और गुस्सा ना बढ़े। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनिमिकल। इनिमिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एनिमी सुनाई दे रहा है, एनिमी, इनिमिकल, एनिमी, ऐसा नहीं दे रहा तो फिर कर लो क्रिएट। एनिमी कौन होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, तो इनिमिकल भी मतलब आपके लिए दुश्मन है, आपका शत्रु है, आपका विरोधी है। वो आपका फ्रेंडली नहीं है, आपसे फ्रेंडली नहीं है, वो हार्मफुल है वो चीज़ आपके लिए, या वो आपके अगेंस्ट है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब देखो यहाँ पे टू मच स्क्रीन टाइम इज़ इनिमिकल टू स्लीप। अब जैसे अगर आप सोना चाहते हैं, सपोज आपने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है 10 बजे सोने का, कि आपको 10 बजे सोना है, देन आई वुड से कि आप 8:30 या 8 बजे के बाद से अपने फ़ोन या जिस भी गैजेट पे आप काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, या तो बुक रीड करिए या थोड़ा सा शांत अपने ब्रेन को करिए ताकि आप सो सकें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी नींद के लिए हार्मफुल है, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपके लिए वो इंजूरियस है, आपके लिए वो हार्मफुल है, आपके लिए वो डेट्रीमेंटल है। तो जैसे अगर हम स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इन सेम मैनर हम कह सकते हैं इनिमिकल। इनिमिकल मतलब डेंजरस है वो चीज़, हार्मफुल है वो चीज़, इंजूरियस है वो चीज़, डेट्रीमेंटल है वो चीज़, है ना, ये समझ में आ गया। या अगर हम जैसे बोलें वो हॉस्टाइल है, दुश्मन है, अनफ्रेंडली है वो चीज़, एडवर्स है, आपके लिए अनफेवरेबल है। सो जो न्यू पॉलिसी है वो इनिमिकल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मतलब उनके लिए वो हार्मफुल है, उनके लिए वो सही नहीं है, उनके अनफेवर में है, मतलब उनके लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, उससे नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये टोन कैसा रहा, नेगेटिव है, सारे सिनोनिम्स भी इसके नेगेटिव टोन के ही होंगे। वो चीज़ अनफेवरेबल है, अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल है ना, विरोधी है, शत्रु है आपके लिए, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस एंड हार्मफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव है। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया। एवरीडे लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो अगर हम एवरीडे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्लीप के लिए हार्मफुल है। जो न्यू पॉलिसी है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या है, वो अनफेवरेबल है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड ये एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिलता है, रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का TION लगा हुआ है तो नाउन है। रिपैट्रिएट का मतलब होता है वापस भेज देना अपने देश में। तो जैसे सेंडिंग समवन और समथिंग बैक टू देयर ओन कंट्री, तो अगर कोई जैसे रिफ्यूजी वगैरह है तो उसको उसी के देश में वापस भेज देना, या जो पर्सन जैसे सपोज आप अब्रॉड में काम करते हैं और वहाँ पे कोई वॉर वगैरह छिड़ गई तो आपकी जो कंट्री है वो जो वहाँ के लोग हैं उनको वापस लाने के लिए उसने एयरक्राफ्ट वगैरह भेजे, तो वो हो गया, मतलब जो व्यक्ति जहाँ और अपनी ओन कंट्री का है उस देश में उसको वापस भेजना, वो होता है रिपैट्रिएट। सो रिटर्न कर दिया आपने उसको उसी के देश में, होम ले आए उसके, घर ले आए उसके, सेंड बैक टू होमलैंड। आफ्टर द वॉर के बाद में जो बहुत सारे प्रिजनर्स थे उनको रिपैट्रिएटेड मीन्स वर्ब हो गया ना ये, उनको भेज दिया गया उनकी ही कंट्री। तो जैसे वॉर होती है तो बहुत सारे सोल्जर्स को बुला लिया जाता है, वॉर ओवर हो गई या फिर मान लो उनको डिटेन कर लिया, उसके बाद उनको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया कि ये ठीक है अपने अपने घर चाहिए आप।
अच्छा, ग्रे जोन कैसा एरिया होता है? ग्रे जोन एक ऐसा एरिया, एक होता है ब्लैक यानी कि जो डार्क है, एक वाइट जो कंप्लीटली ट्रू है, एक होता है इन दोनों के बीच का, जिसमें आपको ना तो सही है वो और ना ही वो चीज़ गलत है, यानी वो बीच की स्थिति है, वो अस्पष्ट स्थिति है, उसको हम ग्रे जोन कहते हैं। सो सिचुएशंस दैट आर नॉट क्लियरली राइट और रॉन्ग। तो अब आपको ये भी नहीं है कि यार ये सच में गलत भी है या ये सच में सही है, तो आप एक बीच की स्थिति में फंस गए हैं, दैट मीन्स यू आर इन ग्रे जोन। ठीक है। सो सिचुएशंस जहाँ पर क्लियरली ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही कि वो राइट है या रॉन्ग है, ये चीज़ लीगल भी है या इलीगल है, तो आप एक बीच की स्थिति में आप फंसे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कैसी में आती है? दे फॉल इन बिटवीन। तो वो हो गया हमारा ग्रे जोन, ना वो कंप्लीटली डार्क है ना वो कंप्लीटली क्लीन है, वो ग्रे है, बीच का कलर हो गया। सो वेदर दैट बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल और नॉट इज अ ग्रे एरिया। तो अब इस तरीके का जो व्यवहार है ये स्वीकार करने के योग्य है या नहीं, ये जो बात है ये ग्रे एरिया के अंदर आती है। मीन्स आई एम नॉट क्लियर कि ये बात ठीक था उसका बिहेवियर कि ये अनएक्सेप्टेबल था, सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। तो वो कौन से जोन में आ गया? दैट मीन्स यू आर इन ग्रे एरिया, यू आर इन ग्रे जोन। मैंने पहले ही बताया था जब वेदर के साथ में अगर हमें आगे और लगाना होता है तो हम वहाँ पे सिर्फ वेदर यूज करते हैं, वहाँ पे हम इफ नहीं लगाएंगे। डन है ये चीज? ओके, सो नाउ लेट्स रीड। Still prefer to call Bangladesh a friend, hope situations there turns around। तो अभी भी मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बांग्लादेश को अपना दोस्ती बोलूँगा और उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ की सिचुएशन है, देयर मीन्स वहाँ की जो सिचुएशन है वो टर्न अराउंड मीन्स पॉजिटिव मैनर में वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ऐसे जो ये CNS यानी कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हैं, उन्होंने जो वहाँ के दिनेश त्रिपाठी हैं उन्होंने बोला। तो चलिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ऑन संडे। ठीक है, नेम ऑफ द डे जब हम लोग लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फटाफट से लिख लो। नेम ऑफ द डे सेंटेंस के, देखो यहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू हुआ बट संडे तो यहाँ आया है, इन बिटवीन आया है, तो सेंटेंस आपके नेम ऑफ द डे सब सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आए वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और अगर हम बता रहे हैं कि सोमवार को, मंगलवार को, है ना, रविवार को, तो उसके साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन ऑन भी लगाते हैं। सोमवार तक बोलेंगे तो बाय लगा देंगे, ये इस तरीके से है। ये होता है आपका एग्जैक्ट जो डेट लिखने का जो आपका राइट मैनर है वो ये होता है। पहले आपका मंथ आता है, जैसे मैंने अभी आपको नेम ऑफ द डे के साथ बोला, सेम लॉजिक आपका नेम ऑफ द मंथ के साथ भी आता है क्योंकि ये आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। सो नवंबर यानी पहले मंथ आएगा, फिर मंथ डेट आएगा, फिर हम उसको कॉमा के साथ सेपरेट करके और फिर हम ईयर मेंशन करेंगे। यही होता है एग्जैक्ट वे टू राइट डाउन योर डेट एंड ईयर, मतलब मंथ, डेट एंड ईयर। तो जो चीफ है ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने संडे को क्या बोला कि वो अभी भी प्रेफर करते हैं, मींस इस चीज़ को चुनते हैं कि वो बांग्लादेश को अपना फ्रेंड ही बुलाएं, और वो होप करते हैं कि जो सिचुएशन है नेबरिंग कंट्री में वो पॉजिटिव मैनर में बदल जाए, मतलब वहाँ पे जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। The student-led unrest in Bangladesh in August last year, which saw the toppling of Sheikh Hasina government, led to the installation of the dispensation that has been inimical towards India। बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि वहाँ पे लास्ट ईयर अगस्त में, है ना, लास्ट ईयर अगस्त में वहाँ पे क्या हो गया था? प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा। तो अनरेस्ट मतलब तभी तो वहाँ पे पूरा आपका टर्मोइल आ गया था ना, उथल पुथल मच गई थी वहाँ पे। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के द्वारा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से, उस प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ? टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? उसको ओवरथ्रोन कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, मतलब उनकी जो सरकार थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, वो ओवरथ्रो हो गई, वहाँ से उनको हटा दिया गया, है ना। और फिर वहाँ पे क्या आ गई? एक नई जो इंस्टॉलेशन, मींस नई, इंस्टॉल करना मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। एंड डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मीनिंग हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट से। डिस्पेंसेशन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट, अथॉरिटी, रूलिंग पार्टी, आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
अब देखते हैं, स्टूडेंट लेड अनरेस्ट था बांग्लादेश में हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो ओवरथ्रोन हो गई, उनको हटा दिया गया और एक नई सरकार वहाँ पे आ गई। जो वो सरकार कैसी है, वो इंडिया के प्रति कैसी है, इनिमिकल है, मतलब उनका वो अनफ्रेंडली बिहेवियर है उनका इंडिया के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे पैसेज रीड हमें डेफिनेटली करने चाहिए। जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्पेंसेशन का मतलब क्या हुआ, नई सरकार का इंस्टॉल होना, नई सरकार का फॉर्मेशन होना। जो ये मिस हसीना है, अभी हसीना के लिए आया है, ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट करता है, अपने आने वाले एंटीसीडेंट को। और जो हु है ये हमेशा आपके ह्यूमन बींग्स को रिलेट करता है, ह्यूमंस को रिलेट करता है, ह्यूमंस को रिलेट करता है ये। और आपको याद रखना है कि हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके बाद यानी हु की वर्ब हमेशा आपको मिलनी चाहिए। हु आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और अगर कोई सब्जेक्ट है तो मतलब उसकी वर्ब होना चाहिए। बट अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो फिर हम वहाँ पे हु नहीं, फिर हम वहाँ पे हुम लगा देते हैं। हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो मिस हसीना है, हु टुक रिफ्यूज़ इन इंडिया, आप जानते हैं कि वो उसी समय पे कहाँ पे आ गई थी, भारत में आ गई थी, उन्होंने शेल्टर लिया। ये भी वर्ड अभी पूछा गया था CHSL के एग्ज़ाम में ही, तो हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूज़ करना मतलब वहाँ पे कहीं पे शेल्टर लेना। अब देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से हो गया, ये कॉमा से लगा के सेपरेट भी कर दिया है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे हसीना वॉज सेंटेंस्ड, अब यहाँ से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई वॉज, सेंटेंस्ड टू डेथ इन एब्स्टेनिया ऑन November 17 बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इनको सजा सुनाई गई है, मृत्यु की सजा सुनाई गई है इन एब्स्टेनिया। एब्स्टेनिया का मतलब इन हर एब्सेंस। कब सुनाई गई है, November 17 को। देखो उसी मैनर में लिखा गया है, स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के द्वारा। बांग्लादेश ने क्या कहा है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, सेड आपका मेन वर्ब है। सेड आपका वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, से आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। बांग्लादेश ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि हर रिपैट्रिएशन फ्रॉम इंडिया एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो उन्होंने बोला है कि वो उम्मीद करते हैं कि उनको इंडिया से जल्द उनके घर यानी बांग्लादेश भेज दिया जाए। आगे, रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए जो नेवी के चीफ हैं उन्होंने क्या बोला, ही वुड स्टिल रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग बांग्लादेश एनीथिंग अदर देन अ फ्रेंड बिकॉज दिस मे बी जस्ट अ टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी फेज। तो आगे क्वेश्चन का आंसर करते हुए तो जो नेवी के चीफ हैं उन्होंने क्या बोला कि वो अभी भी ही वुड स्टिल रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन मतलब अपने आप को रोकना, स्टॉप करना, और रिफ्रेन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। अब आप जानते हैं ये आपकी वर्ब है, ये इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो अपने ING फॉर्म में आ रही है, तो इसीलिए हमने आ गया रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग, ना कि कॉल और टू कॉल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो नेवी के चीफ हैं उन्होंने क्या बोला, वो अपने आप को रोकते हैं बांग्लादेश को एनीथिंग, कॉलिंग बांग्लादेश एनीथिंग अदर देन अ फ्रेंड, बांग्लादेश को फ्रेंड कहने के अलावा कुछ और शब्द से वो संबोधित करें, इस चीज़ से कहने से वो अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो ये अभी फेस चल रहा है ये टेम्पररी है और ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अभी वही टेम्पररी है, वो चीज़ क्षणिक है, वो चीज़ फ्लीटिंग है, आने वाले टाइम में वो बदल जाएगी, मोमेंट्री है, वो चीज़ परमानेंट नहीं है। विल हैव टू वेट, अब देखो यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म आते हैं और हैव वर्ब का बेस फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया। वी विल हैव टू वेट मतलब हमें वेट करना होगा। इलेक्शंस इन बांग्लादेश आर येट टू टेक प्लेस सो वी शुड रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर नाउ, द एडमिरल असर्टेड। तो अभी जो इलेक्शंस हैं बांग्लादेश में, सब्जेक्ट यहाँ पे इलेक्शंस हैं क्योंकि इन प्रेपोजिशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, अभी इलेक्शंस होने बाकी हैं, येट टू टेक प्लेस मीन्स अभी बाकी हैं, अभी है ना, बाकी हैं। तो इसीलिए अब ये रिजल्ट बता रहा है, इसीलिए हमें हमारे आगे हम क्या बोलें वो चीज़ अभी हमें अपने आप को रिजर्व करना है, हमें अपने आप को रोकना है, कंट्रोल करना है, ऐसा एडमिरल ने असर्ट किया। असर्ट करना मीन्स किसी बात को कहना। वी आर ट्रेनिंग देयर पर्सनल देयर,
वी आर ट्रेनिंग देयर, देयर मतलब किसके, बांग्लादेश के। पर्सनल का मतलब स्टाफ, ठीक है, याद रखना है ये नाउन है, पर्सनल मीन्स स्टाफ। तो हम उनके जो स्टाफ हैं उनको अपने यहाँ पे हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। आई जस्ट मेट अ बांग्लादेशी ऑफिसर कैडेट हु पास्ड आउट फ्रॉम द NDA दिस मॉर्निंग। तो मैं जस्ट अभी मिला बांग्लादेशी ऑफिसर कैडेट से जो अब इसी सुबह आज मतलब वो पास आउट हुए हैं NDA से। दिस मॉर्निंग अगर आप बोलेंगे आज की सुबह, आज की सुबह को हम टूडेज मॉर्निंग नहीं कहते हैं, आज की सुबह को हम टूडेज मॉर्निंग नहीं कहते, उसको कहते हैं हम दिस मॉर्निंग। आज की सुबह मतलब दिस मॉर्निंग, आज की शाम मतलब दिस इवनिंग, ठीक है, आज की रात मतलब टू नाइट। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। आज सुबह मतलब दिस मॉर्निंग। मैं उससे आज सुबह ही मिला, आई मेट हिम दिस मॉर्निंग, आई मेट हिम दिस मॉर्निंग मतलब मैं आज सुबह उससे मिला, आई मेट हिम दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग ओवर, टेकिंग ओवर का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। टेक ओवर करना मतलब वहाँ की चार्ज ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। अब आप उस पोस्ट पे आ चुके हैं। टेक ओवर ये फ्रेजल वर्ब है, टेकिंग चार्ज। तो चार्ज लेने के बाद एज चीफ, एज यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि आफ्टर टेकिंग ओवर एज चीफ मतलब चीफ का चार्ज लेने के बाद। ओके, एज यहाँ पे बता रहा है रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फंक्शन। अब वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, एक चीफ के पद पे वो फंक्शन करेंगे। यहाँ पे एज जो है ये आपका चीफ के रूप में बता रहा है। माई फर्स्ट विजिट वॉज प्लान्ड टू बांग्लादेश, मेरी जो फर्स्ट विजिट थी वो कहाँ के लिए प्लान की गई थी, बांग्लादेश के लिए। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रपोजल टू विजिट अ मोर हाई प्रोफाइल कैपिटल बट आई सेड नो। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रपोजल टू विजिट मतलब मुझे ये भी बोला गया था कि मैं और भी जो हाई प्रोफाइल देश है मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ये वॉज की बजाय अगर हम वर कर देते तो गलत क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने हमेशा आपको बार बार बोला है कि जो देयर है ये आपका सब्जेक्ट नहीं होता, जो इसकी वर्ब होती है वो इसके आगे वाले नाउन से डिसाइड होती है। यहाँ पे प्रपोजल हमारा नाउन है जो कि सिंगुलर है, आप आर्टिकल से पहचान सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है। ओके, आई सेड मैंने कहा, आई शुड विजिट बांग्लादेश, हमारा पहला पार्टनर है ये। द वार्मथ, द हॉस्पिटैलिटी एंड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया अबाउट व्हाट इंडिया हैज़ डन वर ट्रेमेंडस, सेड एडमिरल त्रिपाठी। मतलब उनको बोला गया कि अगर आप चाहें तो और भी हाई प्रोफाइल कैपिटल आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं बांग्लादेश जाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्टनर है क्योंकि हमारी हिस्ट्री बांग्लादेश के साथ में बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी स्टोरी है हम लोगों की। जो वार्मथ, जो हमारे बीच में जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स जो वहाँ का बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। और जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया इज़ अ वेरी गुड वर्ड। जब हम अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं और हम थोड़ा सा वी फील लिटिल बिट इमोशनल, सेंटिमेंटल, तो वहाँ पे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। जैसे सपोज कि आज आप अपने स्कूल से पास आउट हो गए, 5-7 साल हो गए, अब वापस जब आप वहाँ रिविजिट करोगे देन यू विल फील नॉस्टैल्जिक। तो आपको वो सारी बातें याद आएंगी, वो क्लासरूम में आपकी हरकतें याद आएंगी, तो जो आपको वो इमोशन हो रहा है, जो आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दैट इज़ योर नॉस्टैल्जिया। So, and the strong sense of nostalgia about what India has done were tremendous, means बहुत अद्भुत है, बहुत amazing है। Tremendous is a very positive word. Next, the CNS added that he remains eternally optimistic and confident that things will turn around as far as Bangladesh is concerned. तो जो CNS, जो आपके एडमिरल हैं, उन्होंने आगे बोला कि वो he remains eternally means completely वो optimistic हैं। optimistic का मतलब होता है आशावादी, और वो confident हैं कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी जहाँ तक बांग्लादेश की बात है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और हमारा और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो भी पॉजिटिवली ग्रो करेगा। ऑप्टिमिस्टिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आप फ्यूचर को लेके आपके अंदर होप है, आप होपफुल हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिस्टिक आपका एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेरीड ऑन हाउ इंडिया नेवी इज इक्विप्ड टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इन द ग्रे जोन्स टू डेटर चैलेंजेस इन द अंडर वाटर डोमेन, ही सेड द अंडर वाटर डोमेन इज अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट इवन फॉर सुपर पावर्स। ओके, उनसे पूछा गया
कि किस प्रकार से जो इंडिया नेवी है वो इक्विप्ड है, मतलब वो तैयार है, रेडी है हैंडल करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो डिस्प्यूट है किसके बीच में, ग्रे जोन के बीच में। ग्रे जोन कौन सा जोन होता है, जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती, चीज़ें आपकी अनसर्टेन है। टू डेटर मीन्स टू स्टॉप चैलेंजेस इन द अंडर वाटर डोमेन। अंडर वाटर की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि जो अंडर वाटर का जो एरिया है, डोमेन मतलब एरिया, ये एक चैलेंज है ना ही सिर्फ देशों के लिए बल्कि सुपर पावर्स मतलब टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी। तो जब उनसे ये पूछा गया कि जो इंडियन नेवी है वो कितनी तैयार है, जो ग्रे जोन के एरियाज़ हैं वहाँ के जो चैलेंजेस हैं उनको स्टॉप करने के लिए अंडर वाटर के रिगार्डिंग पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि अंडर वाटर डोमेन एक चैलेंज है ना ही सिर्फ देश के लिए मतलब बल्कि सुपर पावर्स मतलब टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट, जो अंडर वाटर है ये एक डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट है। ऑल दोज हु स्टडी फिज़िक्स अंडरस्टैंड दैट, और वो सभी जो फिज़िक्स पढ़े हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हु किसको कनेक्ट कर रहा है, ये ऑल दोज, ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है। Therefore it will continue to remain a challenge, इसीलिए ये चीज़ हमेशा एक चैलेंज ही रहेगी क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI are emerging, but in the larger scheme of things the underwater domain will remain complex, the CNS said। जो नई टेक्नोलॉजी है इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग AI, अब आपको याद रखना है जैसे इंक्लूडिंग है एज वेल एज है, इन सब के साथ में जो भी वर्ड आया है वो अगर आगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, AI के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, इसके साथ में तो मेन अब सब्जेक्ट हमारा ये है। लेकिन जैसे कि आपका पेयर बनता है नाइदर नॉर आइदर और, तो उसके साथ में जो हम जैसे नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे। बट इंक्लूडिंग एज वेल एज इन सब के साथ जो वर्ब होती है वो अपनी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है क्योंकि वो इसका प्रेपोजिशन बन के कट जाता है। इमर्ज कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, लेकिन अगर हम अब बड़े स्केल पे देखें, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो अंडर वाटर डोमेन है, जो एरिया है वो हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की चीज़ें ही डिफ़िकल्ट हैं। ही एडेड दैट अंडर वाटर ड्रोन्स आर बीइंग डेवलप्ड इन लार्जर नंबर्स एंड दे आर इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग इंडक्टेड। उन्होंने आगे क्या बोला, जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं वो बनाए जा रहे हैं लार्जर नंबर पे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी एंड दे आर इन द प्रोसेस, और वो किस रास्ते पे हैं, अभी किस स्टेज पे हैं, इंडक्ट मतलब वहाँ पे उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहेगी। वी करंटली मीन्स प्रेजेंटली हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ अंडर वाटर ड्रोन्स बट दे आर प्राइमरली फॉर सर्वे पर्पस। तो अभी जो करंटली एट प्रेजेंट में जो हमारे पास में कुछ टाइप के अंडर वाटर ड्रोन हैं, बट वो प्राइमरली मीन्स मेनली उनका जो की फंक्शन है वो क्या है, सर्वे पर्पस का है। ठीक है, सो ये था हमारा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा रहा होगा, आपके लिए आपने बहुत सारा रीड किया होगा। ओके, और अब रहे आपके होमवर्क की बात, तो मैं आपको ये 6 सेंटेंसेस देती हूँ, तो आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। बट आई वुड अगेन से प्लीज़ डोंट यूज़ गूगल और एनी फॉर्म ऑफ AI, ये डायरेक्ट इनका ट्रांसलेशन निकालने के लिए ट्राई इट बाय योरसेल्फ, तभी आपकी डेवलपमेंट होगी। जैसे हमने कल के आर्टिकल में पढ़ा था, यूज़ योर ब्रेन, एक्सरसाइज योर ब्रेन, है ना, डोंट गेट डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन AI, सो यूज़ योर ओन ब्रेन, वर्क हेयर। अब इसका आप खुद से निकालेंगे, अगर मिस्टेक होगी, आई एम हेयर, आई एम नॉट हेयर टू जज यू, आई एम हेयर टू वर्क विद यू, सो इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन आई विल रिजॉल्व इट। बट इफ़ अगर आप मुझे एकदम करेक्ट वर्जन दे दोगे गूगल करके तो फिर क्या ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, सो ये 6 सेंटेंस हैं, आपको इनका आंसर करना है मुझे। और इन बिटवीन, जैसे ये आर्टिकल था, इसके इन बिटवीन भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे जो मैंने यहाँ पे नहीं रखे। यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स रखे उनका मीनिंग ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, बट बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। और हाँ, क्लास की लेंथ की अगर बात करें, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बड़ी क्लास ना रहे, क्योंकि देखो अगर हम कम टाइम में भी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। नहीं तो जितनी क्लास की लेंथ होती है उतनी एफिशिएंसी हमारी डाउन होने लगती है। ये चीज़ मुझे मेरे स्टूडेंट्स नहीं समझाई है उन्हीं की बात को मानते हुए मैंने ये चीज़ की है, इसीलिए हमने लाइव की जगह रिकॉर्डेड क्लास रखे थे, ताकि इसमें 1 गो में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है।
तो इसीलिए, और मुझे बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और प्लीज़ आर्टिकल्स को आप सेल्फ रीड ज़रूर करिए, टाइम दीजिए अपना। अब जैसे कि सपोज करिए क्लास 30 मिनट की है, तो आप इस क्लास को 30 मिनट सेल्फ स्टडी करिए। तो आप इसको 1 आवर ही लेके चलिए। अगर मैं 1 आवर की क्लास रखूंगी तो लेंथ, आपके पास मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाएगा जो कि आप ना रिवाइज कर पाएंगे ठीक से, ना ही आपके लिए वो कोई बेनिफिट होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ये 30 मिनट की क्लास है तो आप 30 मिनट इसमें सेल्फ टाइम देंगे, वोकैबुलरी को सेल्फ अंडरस्टैंड करेंगे, पैसेज को आप सेल्फ रीड करेंगे, कोशिश करेंगे इसके फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की। अगर आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट से हैं तो समझें कि पेपर में ये आता तो मैं कैसे मार्क करता। अगर आप कम्युनिकेशन के पॉइंट से हैं तो आप ये देखिए कि अच्छा अगर मुझे ये बात बोलनी होती है तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो अपने पास एक डायरी नोटबुक आप रखिए, उसमें से आप 5 सेंटेंस छांट के उसमें अपने आप लिखिए कि हाँ आज मैंने ये 5 न्यू सेंटेंसेस सीखे हैं और जिनको मैं एवरीडे लाइफ में यूज़ करूँगा। तो ये बेनिफिट आपको तभी पहुँचेगा जब आप क्लास को अपने पास में खुद से रिवाइज करेंगे। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली रिवाइज करिए, ठीक है। अगर 30 मिनट क्लास है तो 30 मिनट आपको रिवाइज करना है, 40 मिनट क्लास है तो 40 मिनट आपको रिवाइज करना है। रिवीजन पार्ट आपका हमेशा हमेशा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो और हेल्दी रहो। और सर्दियाँ एकदम अपना आ चुकी हैं, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छे से वूलन कपड़े पहनते रहिए, हेल्दी रहिए, मज़े करिए और पढ़ाई करिए। और एक तो चीज़ तुम लोग गलत करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को शेयर नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि बहुत गलत बात है, कर दो यार। और अपना ध्यान रखो, जितने बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।